नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू परमार उज्जैन इंदिरा आईवीएफ सेंटर में कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी के एडवांस ट्रीटमेंट के बारे में। हम सब जानते हैं कि इनफर्टिलिटी अब बहुत बड़ी समस्या बन गई है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार भारत में 15% दंपत्ति इनफर्टिलिटी के शिकार हैं और यही आंकड़ा अगर हम पूरी दुनिया के लिए देखें तो 8 से 10% कपल इनफर्टिलिटी से ग्रसित हैं। 60 से 80 मिलियन कपल हर साल इस समस्या से जूझ रहे हैं और इस समस्या के कारण उन्हें कई सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे उनका सोशल बायकॉट हो जाता है, डोमेस्टिक वायलेंस है, डिवोर्स जैसी कंडीशन का उनको सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमारे देश में उतनी जागरूकता नहीं है। लेकिन फिर भी अच्छी बात यह है कि पहले की अपेक्षा अब लोग ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा केसेस इनफर्टिलिटी के हमारे पास आते हैं, जिसके कारण उनका ट्रीटमेंट भी पॉसिबल होता है। और साइंस ने भी अब इतनी तरक्की कर ली है कि कई एडवांस टेक्नोलॉजीज़ अब आ चुकी हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इनके ट्रीटमेंट के लिए, और उसके कारण जो इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट अब बेटर तरीके से किया जा सकता है और ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया है। तो आज हम इन्हीं एडवांस टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात करेंगे। आईवीएफ इनफर्टिलिटी की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी में है। आईवीएफ के केस में हम क्या करते हैं कि हम महिलाओं के अंडे जो हैं इंजेक्शन लगाकर उन्हें बड़ा करते हैं। उन अंडों को हम फिर एक दिन बाहर निकालते हैं और हस्बैंड के स्पर्म के साथ महिला के अंडों को जो है फर्टिलाइज किया जाता है। फिर इन जो एम्ब्रियो फॉर्म होते हैं उन एम्ब्रियो को हम 3 से 5 दिन तक लैब में कल्चर करते हैं। उसके बाद इन एम्ब्रियो को हम यूट्रस में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये जो पूरी प्रक्रिया है इसे हम आईवीएफ कहते हैं। कन्वेंशनल आईवीएफ जो होता था पहले, उसकी सक्सेस उतनी उतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी, क्योंकि उस समय जो हार्मोनल इंजेक्शन किए जाते थे, जो टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की जाती थी, इक्विपमेंट्स जो होते थे वो उतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं हुआ करते थे। लेकिन अभी जो है एडवांसमेंट जो हुआ है टेक्नोलॉजी का, उसके कारण आईवीएफ की सक्सेस पहले से ज़्यादा बेटर हो गई है और उसमें सबसे ज़्यादा अहम भूमिका जो रही है वो इक्सी की है। इक्सी यानी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। नेचुरल तरीके से जब फर्टिलाइजेशन होता है तो स्पर्म एग को पेनिट्रेट करता है और उसके अंदर जो है साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाता है। इस तरह से फर्टिलाइजेशन होता है। इक्सी में हम जो है एक सिंगल एग को सिंगल स्पर्म के साथ में फर्टिलाइज करते हैं। उसमें हम एक सिंगल स्पर्म को माइक्रोपिपेट की हेल्प से जो एग होता है उसके साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट कर देते हैं, इसीलिए इसको इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कहा जाता है। इसका रोल उन कंडीशंस में ज़्यादा होता है, लाइक पेशेंट को हस्बैंड को ओलिगोजूस्पर्मिया है, यानी जो सीमन सैंपल है उसमें स्पर्म्स की जो क्वांटिटी है वो काफ़ी कम है, स्पर्म्स के नंबर काफ़ी कम है, या इमोटाइल स्पर्म्स जो हैं वो ज़्यादा है, या जो डिफेक्टिव स्पर्म्स हैं वो ज़्यादा है। तो ऐसे में इक्सी जो होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है और इसके कारण जो है पहले से सक्सेस भी इसकी काफ़ी बड़ी है। कई बार लोगों के मन में ये भी एक सवाल होता है कि इक्सी के बाद कहीं कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट्स के चांसेस ज़्यादा तो नहीं हो जाते हैं, बर्थ डिफेक्ट्स के चांसेस ज़्यादा तो नहीं हो जाते हैं। लेकिन नेचुरल तरीके से जो प्रेगनेंसी होती है उसमें 2 से 4% केसेस में कॉन्जेनाइटल बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं और यही आंकड़ा आईवीएफ के लिए भी है। तो इक्सी काफ़ी सेफ प्रोसीजर है, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा है क्लोज वर्किंग चैम्बर। क्लोज वर्किंग चैम्बर जो है ये माइक्रोस्कोपिक वर्क स्टेशंस होते हैं जो एग और एम्ब्रियो को एक स्टेबल वर्क इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं। जब नेचुरल तरीके से जब प्रेगनेंसी होती है तो फर्टिलाइजेशन और जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन जो पूरी प्रोसीजर होती है ये फेलोपियन ट्यूब के अंदर होती है, यानी माँ के शरीर में होती है, जिसका टेम्परेचर होता है 37 डिग्री। अगर हम एग को नॉर्मल जो एनवायरमेंटल कंडीशंस में अगर हम उसको निकालते हैं तो ऐसे में एग को थर्मल शॉक लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसीलिए जो है क्लोज वर्किंग चैम्बर की इम्पॉर्टेंस है। इसमें एग और एम्ब्रियो को वही एनवायरमेंटल कंडीशन प्रोवाइड की जाती है जो उसे माँ के गर्भ में मिलती है, यानी टेम्परेचर 37 डिग्री मेंटेन किया जाता है, CO2 6% होता है, O2 की मात्रा भी सीमित होती है। इस तरह से उनके डेवलपमेंट के चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं।
RIF एक कंडीशन होती है जो हम IVF में देखने को हमको मिलती है। RIF मतलब रिकरेंट IVF फेलियर। रिपीटेड IVF फेलियर एक कंडीशन होती है जो हमको IVF के केसेस में देखने को मिलती है, यानी बार बार IVF का फेल होना। बार बार IVF फेल होने से महिलाओं को मानसिक आघात तो होता ही है, वही है दंपति के लिए जो है एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन का काम भी करता है। तो कुछ टेक्नोलॉजीज़ होती हैं जैसे ब्लास्टोसिस्ट कल्चर है, लेज़र असिस्टेड हैचिंग है, जिससे हम इस कंडीशन को अवॉइड कर सकते हैं। ब्लास्टोसिस्ट कल्चर में हम एम्ब्रियो को डे 3 पर ट्रांसफ़र करने की बजाय इन एम्ब्रियो को हम डे 5 तक कल्चर करते हैं लेबोरेटरी में, और ताकि इनके जो नेचुरली बेस्ट क्वालिटी के एम्ब्रियो हैं उनके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएं, और डे 5 के एम्ब्रियो के इम्प्लांटेशन के रेट डे 3 के एम्ब्रियो से बेटर होते हैं। लेज़र असिस्टेड हैचिंग जो होती है, इस प्रोसीजर में एम्ब्रियो के ऊपर एक लेयर होती है ज़ोना पेनिसुला, जो नेचुरली जो होता है एम्ब्रियो को इस लेयर को तोड़ के बाहर आना होता है और फिर वो यूट्रस में इम्प्लांट होता है। इस प्रोसीजर को हम हैचिंग कहते हैं। तो कभी कभी जो है पुअर क्वालिटी के एम्ब्रियोज अगर हैं या एडवांस मैटरनल एज है, PCO के पेशेंट हैं, इन कंडीशंस में ये ज़ोना पेनिसुला जो लेयर है वो काफ़ी थिक हो सकती है, जिससे एम्ब्रियो इसे हैच नहीं कर पाता और इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। तो जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं वो लेबोरेटरी में लेज़र असिस्टेड हैचिंग करते हैं। लेज़र शॉट्स की हेल्प से इस लेयर को थिन किया जाता है और फिर इन एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र किया जाता है, जिससे जो है इम्प्लांटेशन के चांसेस बढ़ जाएँ। इसके अलावा महिलाओं की बढ़ती एज जो रहती है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। अधिक उम्र की जो महिलाएं होती हैं 35 साल के बाद जो है क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, जिसके कारण बच्चों में भी आनुवांशिक बीमारियां या जन्मजात विकृतियों के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। रिपीटेड प्रेगनेंसी लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, रिकरेंट IVF फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिससे महिलाएं कई बार डर जाती हैं, वो प्रेगनेंसी को अवॉइड करने लगती है, या वो प्रेग्नेंट होने का जो उनका सपना है वो ही छोड़ देती है। बार बार मिसकैरेज होने की वजह से जो है महिलाएं इतना डर जाती है कि वो अपने प्रेग्नेंट होने का जो सपना है वो छोड़ देती है और प्रेगनेंसी के लिए आगे ट्राई नहीं करती। ये जो कंडीशन होती है ये इसलिए होती है क्योंकि इसमें महिलाओं की एज एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होती है। बढ़ती एज के साथ में जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें डिफेक्ट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण बच्चों में भी आनुवांशिक बीमारियां या जन्मजात विकृतियों के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन कुछ टेक्नोलॉजीज़ हैं जैसे PGS है। PGS में हम प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक स्क्रीनिंग करते हैं, जिसमें एम्ब्रियो को 5 दिन तक लेबोरेटरी में कल्चर किया जाता है। उसके बाद इसकी जो आउटर लेयर होती है ट्रोफेक्टोटम, वहाँ से हम कुछ सेल्स लेते हैं बायोप्सी के लिए। इन सेल्स को हम एनालिसिस करते हैं कि इनमें कहीं कोई क्रोमोसोमल डिफेक्ट तो नहीं है, और उसके बाद जो हेल्दी एम्ब्रियो जो हम सिलेक्ट करते हैं, उन एम्ब्रियो को जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो सक्सेसफुल आउटकम के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। इस तरह से आप बिना किसी प्रॉब्लम के प्रेग्नेंट हो सकते हो। अगर फैमिली में कोई ऐसी जेनेटिक बीमारी है जो आप नहीं चाहते कि बच्चे को हो, तो उसके लिए प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस होता है, जिसमें प्रॉपर इवैल्यूएशन किया जाता है, और उसके बाद में हेल्दी एम्ब्रियो जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो इसमें भी जो है प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। एम्ब्रियो क्रायो प्रिजर्वेशन और एक क्रायो प्रिजर्वेशन का ऑप्शन उन महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है जो कि करियर ओरिएंटेड है। आपको अपने फैमिली के लिए आपका जो करियर है वो कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, या आपको करियर की वजह से फैमिली लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे में आप अपने एग्स जो हैं वो क्रायो प्रिजर्व कर सकते हैं, या जो एम्ब्रियो है वो बनाकर हम क्रायो प्रिजर्व करके रख सकते हैं, ताकि जब भी आप प्रेग्नेंट होना चाहें हम इन एग्स और इन एम्ब्रियो का हम यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही अगर पुरुषों में ऐसी कोई प्रॉब्लम है और वो अपना स्पर्म क्रायो प्रिजर्वेशन करवाना चाहते हैं तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन होता है।
इसके अलावा एग डोनेशन, स्पर्म डोनेशन भी उन कपल के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। मान लीजिए महिला में समय से पहले जो है अंडे हैं वो ख़त्म हो गए हैं, या ओवरी ने काम करना बंद कर दिया है, प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर है, या महिला की जो एज है वो एडवांस एज है, उन मेनोपॉज ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन वो माँ बनना चाहती है, तो ऐसे में हम डोनर अंडे ले सकते हैं, डोनर पुरुषों के लिए हम डोनर स्पर्म ले सकते हैं, और इस तरह से आप अपने माँ बनने के सपने को पूरा कर सकते हो। इसके अलावा सर्जरीज़, फर्टिलिटी इन्हांसिंग सर्जरीज़ होती है। कुछ लैप्रोस्कोपिक, हिस्ट्रोस्कोपिक सर्जरीज़ होती है। कई बार ऐसा होता है कि जो यूट्रस होता है उसका साइज़ स्मॉल है, या यूट्रस के जो अंदर की जो लेयर है एंडोमेट्रियम वो काफ़ी थिन है। नॉर्मली वो हमें 7 mm के आसपास चाहिए रहती है सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के लिए, लेकिन अगर वो थिन है तो ऐसे में हम हिस्ट्रोस्कोपिक कैविटी एनहांसमेंट कर सकते हैं, मेट्रोप्लास्टी कर सकते हैं, और आपकी जो कैविटी है उसको हम नॉर्मल बना सकते हैं। इसके अलावा जो है एरा, लिम्फोसाइट इन्फ्यूजन थेरेपी, ऐसे कई ऑप्शंस अब आईवीएफ में अवेलेबल है, जिससे आप जो है सक्सेसफुल, आपका आईवीएफ सक्सेसफुल हो सकता है, और आपके प्रेगनेंसी का, आपके संतान का जो सपना है वो हम पूरा कर सकते हैं।